और समस्त महापुरुषों को अपनी खिराज अकीदत पेश करते हुए हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी के ऊर्जावान नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय देवेंद्र भारती जी, जिला अध्यक्ष हापुड़, भाई मनीष गौतम जी, अनिल गौतम जी, जगरूप जाटव जी, सुनील जाटव जी, सतीश प्रधान जी, दया सेन जी, डॉक्टर मुजाहिद हुसैन, राजकुमार सागर जी, सतीश कश्यप जी, रोबिन एडवोकेट जी, मनोज सागर जी और यहाँ तमाम मेरे साथी मौजूद हैं, विनोद कार्तिक जी, मुझे सम्मानित साथियों, मैंने सारी व्यवस्थाएं रोक करके बोलना इसलिए शुरू किया क्योंकि उसके बाद मस्जिद का वक्त हो जाएगा और बोलने का वक्त बचेगा नहीं। आज की जो परिस्थिति है देश के अंदर और प्रदेश के अंदर खासतौर से, उस परिस्थिति के मद्देनजर हमें और आपको, बच्चों बेटा जरा साहब खामोश हो जाओ, ए बच्चों, बहुत संजीदगी के साथ बात करना चाहता हूं, बच्चों को जरा सा खामोश करिएगा। साथियों, आज प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से हम लोगों का उत्पीड़न, खासतौर से मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि दलित और मुस्लिम का उत्पीड़न चरम के ऊपर है, उसके लिए जरूरत है कि हम और आपको मिलकर के बात करनी पड़ेगी। और मैंने जब बार बार ये बात अपनी सभाओं के माध्यम से कहने का काम किया कि वो विचारधारा, जिस विचारधारा ने बहुजन क्रांति को पैदा करने का काम किया और को जगाने का काम किया बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में, उसने सत्ता को प्राप्ति को करने का काम किया। और जिस दिन सत्ता प्राप्त हुई, बहन कुमारी मायावती जी ने समाज के हित के अंदर जो फैसले लिए वो मील का पत्थर साबित होने का काम हुआ। चाहे वो दलितों के लिए हो, चाहे वो अल्पसंख्यकों के लिए हो और चाहे वो बहुसंख्यकों के लिए रहे हो। बहन जी ने नारा दिया था, सर्जन हिताय सर्जन सुखाए, सर्जन हिताय सर्जन सुखाए तभी संभव होगा जब हमारा संगठन मजबूत होकर के, हम लोग मजबूत होकर के आगे बढ़ने का काम करेंगे। आपने 2022 के अंदर एक सपना देखा था और मैंने भी वही सपना देखा था जो आपने देखा था। हम चाहते थे कि पिछले 5 साल के अंदर हुए जुल्म सितम का हिसाब हम सरकार से लेने का काम करें और उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी सरकार का निर्माण करें जिस सरकार के दिल के अंदर हमारा दर्द हो, हमारी तकलीफ हो। मैं कांग्रेस के अंदर था और कांग्रेस में सब कुछ छोड़ करके आया इस उम्मीद के साथ कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाएंगे। चारों तरफ माहौल बना हुआ था और खास तौर से मेरे भाई दाढ़ी टोपी वाले जितने साथी हैं वो झूम के नारा लगा रहे थे और झूम करके बोल रहे थे कि जवानी हम अखिलेश भैया के नाम कुर्बान करने के लिए चले। हम अखिलेश भैया के नाम पर कुर्बानी देने के लिए जा रहे थे और अखिलेश भैया के नाम पर कुर्बानी देने का काम किया। इतना वोट डालने का काम कर दिया, इतना वोट शायद इतना वोट न कभी पढ़ाओ न कभी पढ़ने का काम करेगा। इतने जुनून के साथ वोट डाला। नतीजा क्या हुआ? नतीजा हुआ कि जहां हम थे वहां समाजवादी जीत गई और जहां आप थे, जिसका दावा अखिलेश जी और अखिलेश जी के पार्टी के लोग कर रहे थे, वहां तमाम तर जगहों पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई। जब रथ यात्रा शुरू की गई, मैंने तभी ज्वाइन किया था और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के ऊपर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लाखों आदमी चल रहा था। 3 घंटे का सफर 18 घंटे में तय हुआ। हमें लगा कि तूफान चल रहा है और तूफान के अंदर हम सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन जब नतीजा आया तो उस पूर्वांचल एक्सप्रेस को पूरा हमने भगवा पाया। वहां तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई। इसका जवाब हमारी समझ में नतीजों के बाद आया। इसका जवाब नतीजों के बाद आया कि आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के ऐसा घिनौना खेल खेलने का काम कर दिया प्रदेश के अंदर। फिर आपने माहौल बना दिया। भारतीय जनता पार्टी को पता था कि आप में दम नहीं है,
आप में दम नहीं है कि आप सरकार बदल सके, आप में दम नहीं है कि आप सरकार बना सके। इसलिए उसने मीडिया के माध्यम से और तमाम तरह से प्रचारित कराया और तमाम तरह से प्रचारित करा करके एक माहौल बना दिया कि उत्तर प्रदेश में भाजपा और सपा की लड़ाई है, जो कि सपा और भाजपा की लड़ाई थी नहीं, चूंकि ये संभव नहीं हो सकता था। समाजवादी पार्टी की लड़ाई तभी संभव थी जब समाजवादी पार्टी का वोट, समाजवादी पार्टी का आधार वोट जिसे वो बोलने का काम करते हैं, वो उनके साथ खड़ा रहता। आधार वोट उनके साथ खड़ा ना रहा और हमारा और आपका वोट बेकार हो गया। 4 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर इस हैसियत में आके खड़े हो गए कि वो जिसे जिताना चाहते हैं ना उसे जिता पा रहे हैं और जिसे हराना चाहते हैं उसे हरा पा रहे हैं। आज हमें सरकार की जरूरत इसलिए है कि हमारे ऊपर उत्पीड़न सबसे ज्यादा है। आज हमें सरकार की जरूरत इसलिए कि हमारे सबसे ज्यादा लोग जेल के अंदर है। हमारे घर की हड्डियों को भी जाकर के पुलिस चेक करने का काम करे, हमारी साथ अपमान की फर्क। हमें जरूरत इसलिए है कि पसमानदा समाज का नाम लेकर के भारतीय जनता पार्टी एजेंडा चला रही है कि पसमानदा समाज को सम्मान देने का काम करेंगे। लेकिन कल ही एक सरकार ने आदेश जारी कर दिया कि पसमानदा समाज कौन पढ़ता है मदरसों के अंदर? मदरसों के अंदर गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, उसी पसमानदा समाज के बच्चे पढ़ते हैं। जिस पसमानदा समाज को तुम उठाने की बात कर रहे हो, उन गरीब बच्चों की छात्रवृत्ति आपकी सरकार ने रोकने का काम कर दिया। आप बोलते कुछ हो, करते कुछ हो। आप बताते हो कि हमारे उठाने के लिए आपने मदरसों को, सिर्फ इसलिए आपने मदरसों की जांच कराई कि हम चाहते हैं कि मदरसों से IAS, IPS, PCS निकले। लेकिन आपकी तो नीयत के ऊपर हमने पहले दिन सवाल खड़ा किया था कि सवाल नीयत का है। अगर आपकी नीयत ये है तो हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन आपकी नीयत तो साफ हो गई। आपने तो बता दिया कि हम छात्रवृत्ति उन बच्चों को नहीं देंगे जो मदरसे के अंदर पढ़ने का काम करेंगे। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे पसमानदा समाज के, गरीब लोगों के हैं, गरीब के बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं। आप गरीब विरोधी, आप हम लोगों को दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके रखना चाहते हो। और मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, कोई रास्ता नहीं है आपके पास, मेरे पास, कि हम नीला झंडा हाथी निशान को अपना निशान बनाने का काम करें। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर इतना वोट बहुजन समाज पार्टी में डाला होता तो उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार होती। बहुत झूम झूम करके वोट हमने डाला और जितना आप झूमते थे, उतना ही वो भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती थी, वो विचारधारा मजबूत होती थी। क्योंकि आप झूम झूम करके जब चल रहे थे, लेकिन जब सरकार होती है 2012 से 17 उठा लीजिए, 2012 से 17 के अंदर सिर्फ आपको एक काम आ जाता है कि थाने पर जाकर के दरोगा जी पर रौब गांठना है। दरोगा जी पर रौब गांठने के लिए नस्लों की बर्बादी करना चाहते हो कि तुम्हारी सरकार आ जाए तो तुम दरोगा जी के ऊपर रौब गांठ लो। हमें थानों के दलाल नहीं बनाने, हमें बच्चों को इस लायक बनाना है कि थाने की कुर्सी के ऊपर बैठ करके तुम इंसाफ करने का काम करते हो। समाजवादी पार्टी ने तुम्हें दलाल बनाने का काम कर दिया। मैं सब जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं, भर्तियां हुई उठा करके देखो। 2012 से 2017 के बीच में आईने की तरह साफ हो जाएगा। बहन जी को इल्जाम लगता है कि बहन जी भाजपा की एजेंट है। क्या आपने प्रचार कराया चुनाव से पहले कि बहन जी को राष्ट्रपति बनाया जाएगा? पूरे सूत्र बता रहे हैं कि बहन जी को राष्ट्रपति बनाया जाएगा। एक लाइन का लिखा था, सूत्रों ने बताया। वो सूत्र कौन से हैं? वो सूत्र आज तक पता नहीं चले, क्योंकि वो सूत्र RSS से जुड़े हैं, वो सूत्र उन लोगों से जुड़े हैं जो इस विचारधारा को कमजोर करना चाहते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव चला गया, फिर उपराष्ट्रपति का आ गया, फिर उपराष्ट्रपति बनाने की बात बहन जी की हो गई कि बेहतरीन सेटिंग हो गई और बहन जी उपराष्ट्रपति बनेगी। फिर उपराष्ट्रपति भी बन गया। वो सेटिंग ना थी, ना होनी थी, ना है, लेकिन वो प्रचार इसलिए किया गया था कि तुम्हारा वोट एक साथ होकर के लेने का काम किया जा सके। और जो आपने करने का काम कर दिया, ये साजिशें समझनी होगी, ये साजिशें जाननी होंगी। और जब तक इन साजिशों को नहीं समझने का काम करोगे, न समझाओगे तो मिट जाओगे। काफिर लोग, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तां। कब तक ये बेदारी की जिंदगी जीने का काम करोगे? अब एक नई चर्चा चली है कि अब मुसलमान कांग्रेस की बात कर रहा है।
हाँ 10 साल मैंने मेहनत की, 10 साल मैंने रगड़ करके संगठन खड़ा नहीं कर सका। वोट है नहीं कांग्रेस के पास और तुम देने चले हो। हमेशा डूबते जहाज की सवारी करने की तैयारी करते हो। अरे जीतने के लिए लड़ाई लड़नी है तो बहुजन का झंडा थामना पड़ेगा। हमें जीतने के लिए लड़ना है। जब तक सत्ता नहीं पाएंगे तब तक तुम्हारी क्या मदद कर पाएंगे। सत्ता में होंगे तब तुम्हारी मदद होगी। और सत्ता का खेल सीधे सीधे आंकड़ों का खेल है। आंकड़ों का खेल है। आंकड़े उठा लो कि दलित और मुस्लिम साथ चलेगा तो फिर अगड़ा पिछड़ा भी राज चलेगा। ना कोई अगड़े का सवाल होगा ना पिछड़े का। सीधी बात है, भय बिन प्रीत नहीं। जब तक डर नहीं तो मोहब्बत पैदा नहीं होती। और डर किस बात का? डर हार का। उठाओ सीटें, दलित और मुसलमान एक जगह हो जाओ। मुसलमान को आधार बनना पड़ेगा। दलित और मुसलमान एक जगह हो जाओ। कौन सी सीट है जिसके ऊपर 80,000 से कम हो? जब 80,000 वोट एक जगह होंगे तो फिर सबको दिखाई देगा कि ये किसी को भी हरा सकते हैं, किसी को भी जिता सकते हैं। और जब ये फैसला आप लोगों ने कर लिया तो फिर आप तय समझ लेना, जिस दिन ये फैसला कर लिया और ये समाज में संदेश जाने लगा। सहारनपुर इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। सहारनपुर के अंदर जिस दिन से हमने पार्टी ज्वाइन की, मेरे पास एक कल भी मैंने एक किस्सा सुनाया था। ठाकुर साहब का फोन आया कि भाई जी आजकल नमस्ते बहुत बढ़ गई मुझे। मैंने ठाकुर साहब अभी तो आगाज है, अभी तो आए हैं, अभी तो आहट से ही इतनी नमस्ते कर रहे हैं। जब धमक के साथ चुनाव शुरू होगा कि सबको पता है कि तुम्हारे बिना कुछ संभव नहीं। और जब तुम्हारे बिना संभव नहीं, ये सब आपका झंडा थामने का काम करेंगे। इनमें से कौन आदमी बोलने की हिम्मत करता है? भाजपा के साथ आप ईमानदारी से लड़ने की बात करते हो। आपको हमारा वोट चाहिए, लेकिन हमारे ऊपर जुल्म सितम जाति का। मैं उन खास मुसलमान की बात कर रहा हूं जो खास मुसलमान आपके चेहरे, जो खास मुसलमान आपका झंडा उठाकर चलने वाले, जो आपकी विचारधारा के बाहर आपके सबसे बड़े नेता मोहम्मद आजम खान साहब, उनकी बर्बादी में कौन जिम्मेदार है? उनकी बर्बादी में कौन जिम्मेदार है? तबाह और बर्बाद कर कर रख दिया आजम साहब को। तबाह और बर्बादी के बाद आपके पास वक्त नहीं कि आप उनकी मदद कर सके। आपके पास अल्फाज नहीं कि आप उनकी मदद कर सके। चौधरी नाहिद हसन आप ही के जिम्मेदार, शहजाद इस्लाम आपकी पार्टी के विधायक, और वो भागा फिर रहा है। वो कानपुर वाला विधायक हमारा इरफान सोलंकी, कभी उसकी लोकेशन पुलिस कहीं ढूंढती है, कभी कहीं ढूंढती है। एक ने दरखास्त दी, पुलिस ने मुकदमा, पुलिस ने हेलो 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 हाँ हेलो चल गया, नहीं चल गया, नहीं चला। पुलिस ने दरखास्त दी और पुलिस की दरखास्त के ऊपर विधायक जी दौड़े घूम रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये तुम्हारी पार्टी के विधायक, तुम्हारे पार्टी के नेता हैं। तुम अपनी पार्टी के विधायक और नेताओं की हिफाजत कर नहीं सकते, तुम इस कौम की हिफाजत क्या कर लो? विधानसभा के अंदर जहां बोलना चाहिए, मदरसों के ऊपर चेकिंग चल रही थी, अखिलेश जी का बयान आया विधानसभा के बाहर कि मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है और मदरसों की जांच के नाम पर। अरे गेट के बाहर बोल रहे हो, गेट के अंदर बोलना था ना योगी जी की आंख में आंख डाल के, तब समझ में आता कि तुम हमारे हमदर्द हो। विधानसभा में एक लफ्ज बोले नहीं, बाहर आकर के बोलते और बोलते हो कि विरोध करो, जेल जाए। विरोध का तरीका बताओ, विरोध के नेतृत्व के लिए अपनी पार्टी को लगाओ। वो नहीं करा, बस आपने बोल दिया। इन्हें उलेमाओं को भी जेल की यात्रा कराओ, तुम ये चाहते हो, और फिर इसके ऊपर तुम्हारी राजनीति शुरू हो, तुम ये चाहते हो। इसलिए हमने कहा था कि सवाल नीयत का है। अगर आपकी नीयत साफ है तो हम आपका स्वागत करेंगे। और मुझे पहले दिन से नीयत के ऊपर शक था और वो सामने आ गया। कल आपने बोल दिया कि छात्रवृत्ति उनको नहीं दी जाएगी जो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे हैं।
हो गया क्या? छात्रवृत्ति उनको नहीं दी जाएगी। छात्रवृत्ति चला कहाँ? चालू करके तो लाया हूँ। कहाँ चल रहा है? चल रहा है। छात्रवृत्ति उनको दी जाएगी जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं। मदरसों के बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। मदरसों में कौन पढ़ रहा है? पसमंदा समाज के बच्चे, गरीब बच्चे। और आप क्या सोचते हैं मदरसों से निकलने वाले बच्चे जज नहीं बने क्या? मदरसों से निकल करके बच्चे कहाँ नहीं गए? मदरसों से तो मदरसों की तारीख उठा करके देखो तो मदरसों की तारीख से मौलाना अबुल कलाम आजाद, मदरसों की तारीख से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदरसों की तारीख से उठा करके देखो इस देश को नेतृत्व करने वाले कितने नेता इन मदारिस की देन है। आप मदरसों की तारीख के ऊपर उठाकर बात करोगे नहीं, आपको टारगेट केवल और केवल हमें करना है। इसलिए इस तरह के आपके नतीजा, इस तरह के आपके फैसले आते हैं। मैं साथियों आपसे कहने के लिए आया हूं कि किसी भी सूरत में किसी भी कीमत के ऊपर उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप चाहते हो कि देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बदलना है और ईमानदारी के साथ चाहते हो तो विकल्प केवल बहुजन समाज पार्टी है, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं। मैंने कभी बहुजन समाज पार्टी की राजनीति नहीं की। मैं पहली बार बहुजन समाज पार्टी में आया। नरेंद्र जी कहते हैं इनका धन्यवाद है कि इन्होंने मुझे बहन जी से मिलाया। इस पार्टी में आकर के लगा अगर मेहनत की जाए तो नतीजा मिलेगा, नतीजा मिलेगा। चूंकि दलित को कुछ दिखाई नहीं देता है, दलित को दिखाई देता है नीला झंडा और हाथी निशान। और अगर यही फैसला आपने कर लिया कि नीला झंडा और हाथी निशान अब हमारी है यही पहचान, जिस दिन ये नारा तुमने लगा दिया उस दिन नींद भाग जाएगी, नींद भाग जाएगी यहां से। और दिल्ली वालों की उत्तर प्रदेश के अंदर अगर 30 सीटें 35 सीटें बहुजन समाज पार्टी को पार्लियामेंट में जिता दी तो देश के अंदर प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का नहीं बनेगा, ये तय समझ लीजिए। लेकिन नियत चाहिए ईमानदारी की, काम करने की, फैसला लेने की हिम्मत चाहिए। कहीं बिरादरियों में बट जाओगे, कोई अगड़ा बन जाएगा, कोई पिछड़ा बन जाएगा। और जब पुलिस लाठी लगाती है तो ना कोई राव साहब रहता, ना कोई अंसारी रहता, ना कोई तेली रहता, ना कोई काड़ा रहता। फिर एक ही बात समझ में आती है कि तेरा नाम फुरकान है, तेरा नाम कुर्बान है, कि तेरा नाम सुल्तान है। अगले पिछड़े में बांटने की साजिश करने वाले लोगों से होशियार हो जाओ। अगले पिछड़े में वो बांटने का काम करेंगे जो तुम्हें कमजोर करना चाहते हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि 10-10 लोग चुनाव लड़ेंगे, कुछ लोगों को लड़ाया जाएगा। फैसला सोच समझ करके लेना कि अगर तुमने दम लगा दिया, दम का मतलब दलित और मुस्लिम, दम लगा दिया तो सारी पार्टियां बेदम हो जाएंगी, सारी पार्टियां बेदम हो जाएंगी। ये आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को ईमानदारी के साथ, मगरिब का वक्त हो रहा है, ईमानदारी के साथ सोचने का काम करेंगे तो दिल से एक ही आवाज आएगी। आप बताओ कि जीत की लड़ाई लड़नी है कि हार की लड़ाई लड़नी है, या केवल भाजपा को गाली दे करके काम चलेगा आपका, या केवल भाजपा से डर करके वोट डालने का काम करोगे। एक ही गिराना आता है, भाजपा को हराना है। क्यों? भाजपा को हराने का ठेका तुम्हारे पास है क्या? ये ठेका तुम्हारे पास है क्या? भाजपा तो तुम्हारे नारा लगाते ही मजबूत हो जाती है। ये ठेका उनको उठाने दो जो इस बात को कहने का काम करते हैं। पूरे देश में अगर कोई इस विचारधारा के साथ लड़ रहा है ईमानदारी से तो देश का दलित लड़ रहा है, दलित चिंतक लड़ रहा है, दलित कार्यकर्ता लड़ रहा है, दलित विद्वान लड़ रहा है साथियों। और जब तक इस विचारधारा के साथ लड़ाई ईमानदारी के साथ लड़ने वाले नहीं होंगे, हमारी और तुम्हारी औकात नहीं है कि हम कमजोर कर सकें। बहुत नारा लगता था कि मुसलमान जिधर चलता है सरकार उसकी बनती है, लेकिन भाजपा ने इस नारे को खत्म कर दिया है। और तुम्हारी औकात न जिताने की बची है न हराने की बची है। चाहे देश की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होते आए, लेकिन अब हैसियत यह नहीं बची कि तुम जिधर चलो वो जीत जाए या तुम जिससे नाराज हो जाओ वो हार जाए। इसलिए सबसे ज्यादा नुकसान हो। अब इसका एक ही रास्ता है, वाहिद रास्ता, कि दलित का हाथ थाम करके चल पड़ो। जिस दिन दलित का हाथ थाम के चल पड़ोगे
ये सारा जमाना तुम्हारे साथ चलेगा, तुम्हारे साथ बात करेगा। जिन आंखों से तुम्हारे लिए नफरत और आग के शोले निकलते हैं, उन्हीं आंखों से मोहब्बत टपकेगी, उन्हीं आंखों से तुम्हें दिखाई देगा कि तुम्हें भाई की तरह गले लगाने का काम कर रहे हैं, जो कल तक तुम्हारे साथ नफरत की बात करते हैं। अगर इस बात को नहीं समझोगे, फिर मैं कह रहा हूं ना समझोगे तो मिट जाओगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। हाल देख लो आजम साहब का, बहुत बड़े नेता थे, कहीं भैंस चोरी, बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, और इनकी इतनी बड़ी पार्टी जो सरकार बना रही थी, खामोश बैठे। आम आदमी की हालत छोड़ दी। और आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, बहुत जोर लग रहा है, जोर लग रहा है बाई इलेक्शन पे। अगर जीत गए तो कौन सी आफत आ गई, हार गए तो क्या बन जाएगा। ना जीतने से फर्क पड़ रहा बाई इलेक्शन के, ना हारने से फर्क पड़ रहा बाई इलेक्शन के, क्योंकि बाई इलेक्शन बन गए हैं, सरकार के हैं, और सरकार तो आपने बनवा दी पूर्ण बहुमत की, आपने बनवा दी, किसी दूसरे ने नहीं बनवाई, आपने बनवाई। अपने कत्ल के जिम्मेदार आप खुद हैं, कोई दूसरा नहीं है। अगर फैसला सही लिया होता, आज से तैयारी शुरू कर दीजिए, 2027 के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी की होगी इंशाअल्लाह। और अगर हम सत्ता में होंगे, हमारे पास ताकत होगी, उस ताकत का फैज अगर डासना में बैठे हुए आखिरी छोर के आदमी को ना पहुंचे, तो हमारे ऊपर लानत है, हमारी काम की लानत है। इसलिए दोस्तों आज आपके पास आया हूं, और इस उम्मीद के साथ आया हूं, क्योंकि मगरिब का वक्त हो गया, अपनी बात खत्म करूंगा। इस उम्मीद के साथ आया हूं कि बहुत सोच समझ करके फैसला लेंगे, बहुत सोच समझ करके बात करेंगे। फैसले का वक्त है। अपनी बात को खत्म करूंगा इस उम्मीद के साथ कि दलित और मुसलमान का जो गठबंधन, जो दलित और मुसलमान का दम की बात कर रहे हैं हम बार बार, हमने जो नारा लगाया, उसको अगर आप लोगों ने तकवीत देने का काम कर दिया, तो यकीन जानिए कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलेगी, उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलेगी। आज जो लोग कहते हैं कि हमारे कि आपसे बात करने का काम करें, और ये तस्वीर बदलने के लिए साथ के मांगने के लिए आया हूं कि नीला झंडा, हाथी निशान, अब हम सबकी यही पहचान, ये नारा लगाना पड़ेगा। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। माननीय जिला अध्यक्ष से भी माफी चाहूंगा कि मैंने सारा काम उल्टा कर दिया, क्योंकि बोलने का मुझे वक्त नहीं मिलता, मगरिब का टाइम हो जाता। अब आप अपना कार्यक्रम चलाने का काम करेंगे, मैं भी यही बैठूंगा। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम। दयाराम सेन जी।